अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन कराम, कोई एक अलमिया हो तो बंदा उस पर बात भी करे। इतने अलमिया हैं कि समझ ही नहीं आती कि बात कहाँ से शुरू करें। एक से एक ऐसी खबर है कि जो सवाए दिल खराशी के और कुछ भी नहीं है। मोहसिन नकवी साम्राज्य ताकतों का ये एजेंट मुबैना तौर पर ये कहता है कि हम इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इस शख्स के मुंह से लफ्ज़ इंसानी हकूक़ कितना भयानक लग रहा है, कितना मकरू लग रहा है इसकी शक्ल पर। इसलिए कि इस शख्स ने अभी हाल ही में कितनी माँओं की गोदें उजाड़ी हैं और कितनी माएँ अभी अपने बच्चों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। इस एक शख्स के मुबैना तौर पर हुक्म पर गोली चलाई गई और कितनी माँओं की गोद उजड़ गई और ये कह रहा है कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पुरअज़्म हैं। यार, इसने कहाँ से ये लफ्ज़ सीख लिया? इसको क्या पता कि इंसानी हकूक़ होते क्या है? ये अपने आप को नकवी कहता है, सैयद कहता है, लेकिन इसका ताल्लुक उन्हीं सादात से है जिन्होंने यजीद के दरबार पर बैत कर रखी थी। बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। ये जब एक मौलाना साहब को, एक आलिम दीन को ये मिलने के लिए गया और जितने पुरतपाक तरीके से उस आलिम दीन ने इसको गले लगा के इसके कंधे पे बोसा दिया, बे इख्तियार मुँह से निकला कि तुफ़ है ऐसे आलिम दीन पर जो मोहसिन नकवी जैसे कातिल को गले मिलकर बड़े वार्मली वेलकम करते हुए उसका कंधा चूम रहा है। इस आलिम दीन को शायद पता नहीं कि इसने किया क्या है, और अगर इस आलिम दीन के नोटिस में नहीं है कि इसने कितना बड़ा कत्ल किया है, कितना बड़ा कत्ल किया है, तो मेरा ख्याल है कि इस आलिम दीन को जंगल का रुख कर लेना चाहिए। इन आलिम दीनों की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले, यकीन कीजिए, दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, दो महकमे ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। एक, पाकिस्तान के दीन फरोश मुल्ला, ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं ना इस वक्त बयान देते हुए सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और हुक्मरानों के दरबार पर हाज़िरी देते हुए जितने आपको नज़र आते हैं, ये सारे दीन फरोशों की वजह से पाकिस्तान आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और दूसरे हैं पाकिस्तान के वो जजेस जो सन 47 से लेके, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक इन जजेस ने सिर्फ अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसले किए हैं। इन जजेस का इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक दोस्त की गुफ्तगू सुनी, यकीन कीजिए दिल भर गया। उसने वो तमाम तर कौमों के अहवाल सुनाए जो माजी में जिन पर खुदा की तरफ से अजाब उतरे। यानी किसी माशरे में इंसाफ नहीं था तो अल्लाह ताला ने उस पर अजाब बर्पा किया, किसी में जुल्म था तो अल्लाह ताला ने इंसाफ बर्पा किया, और किसी में कौम लूत की तरह बदफेली की जाती थी और बद किरदार कौम थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब में मुब्तला किया। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये सारी सिफ़ात कुल मिला के मेरे माशरे में पाई जाती हैं। यानी मेरे माशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। मेरे माशरे में जुल्म इतना बढ़ चुका है कि ना माँ बहनों की इज़्ज़त महफूज है, ना उनके गिरेबान महफूज हैं, ना कमसिन बच्चे महफूज हैं, और ना नौजवान और ना बारेश दाढ़ी वाले वो लोग जिन्हें दाढ़ियों से पकड़ के खींचा गया घरों से, ना वो महफूज हैं। तो ये जुल्म की इंतहा भी इसी माशरे में है। अब आ जाइए कौम लूत वाला काम। तो कौम लूत वाला काम पाकिस्तान में इस वक्त इतनी तेज़ी से फैल रहा है। आप अंदरूनी सिंध चले जाएँ, आप किसी भी जनूबी पंजाब में चले जाएँ, आप पख्तूनख्वा में चले जाएँ, मतलब मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, तमाम जगह पर अगर आप चले जाएँ तो आपको कौम लूत के पैरोकार बेपनाह तादाद में मिलेंगे। और अब तो वैसे भी इसको दुनिया में सराहा जाने लगा है, इनका बाकायदा सतरंगा झंडा बन गया और ये इन्होंने अपना नाम प्राइड रख लिया। तो इस वजह से भी आप पाकिस्तान की मॉडर्न सोसाइटी में चले जाएँ तो वहाँ भी ये कसीर तादाद में ये हम जिन्स परस्त आपको मिल जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान पर अजाब क्यों नहीं आ रहा? एक दोस्त ने मुझे पूछा कि यार फिर पाकिस्तान पर अजाब क्यों नहीं आ रहा? मेरा जवाब उसको यही था जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हम अजाब में से गुजर रहे हैं। हमारे ढीठपन का आलम यह है कि हम उस अजाब को महसूस ही नहीं कर रहे। जिस माशरे में माएँ बहनें महफूज नहीं, जिस माशरे में बच्चे महफूज नहीं, जिस माशरे में 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी तरस रहा है और चंद 100 लोग इन 25 करोड़ आवाम को कुत्ते बिल्ले समझते हैं, इनको भेड़ बकरियां समझते हैं, इनको कीड़े मकोड़े समझते हैं, और ये सारे के सारे लोग अपनी रोज़ की रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। इनकी अपनी ना कोई इज़्ज़त नफ्स है, ना इनका अपना इनकी कोई मॉरलिटी है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये कौम चाहती क्या है। किसी एक शख्स के पीछे ये पूरी कौम लग के अपने लिए अपना मुस्तकबिल क्यों नहीं चुनती? ये उन लोगों पर पत्तियां निछावर करती है। यार, वो उस दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि यूरोप के लोग पता क्यों कामयाब हैं सूअर खाने के बावजूद? कि ये अपने हाथों के पाले हुए सूअरों को मार के खा जाते हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि हम अपनी सोसाइटी में अपने हाथों सूअर पालते हैं और उन सूअरों पर हम पत्तियां निछावर करते हैं, उन सूअरों के पीछे हम नारे लगाते फिरते हैं। हम तो अपने हाथों से सूअर पालते हैं और फिर हम ये गिला भी करते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो जुल्म नहीं होगा तो और क्या होगा?
दूसरी तरफ हमारा जाली वज़ीर आज़म, वो मस्खरा नौटंकी, आप उसकी बातें सुन लीजिए। वो करप्शन के ख़िलाफ़ भाषण दे रहा है, जरदारी करप्शन के खिलाफ भाषण दे रहा है। आप मतलब है ना, हैरत होती है ना कि ये इन लोगों के मुंह से लफ्ज़ करप्शन कैसा लगता होगा यार, हैरत की बात है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि बदउनवानी के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम में हुकूमत का साथ दें। बदउनवानी तुमसे तो शुरू होती है बदउनवानी, और कौन है बदउनवान इस मुल्क में? इसका मतलब हम तुम्हारे खिलाफ तहरीक शुरू करें? बदउनवानी इससे ज़्यादा क्या होगी कि 16 अरब की टीटियाँ तुम पर लग गई, तुम पर 16 अरब की फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो तुम्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया, इसलिए कि माफिया को अंदाज़ा हो गया था कि अगर इमरान खान को मज़ीद वक्त दे दिया गया तो ये तो हमें अपने पैरों के नीचे ले लेगा। लिहाजा रजीम चेंज के तहत ये हराम खोर जो आए, इन्होंने जो हराम कारियाँ की, अब उसमें इस तरह के वज़ीर आज़म जो जाली 2 नंबर फॉर्म 47 के तहत आने वाले, ये आप पर बुरा जमा हो गए। और बदनवानी और क्या होती है जनाब शहबाज शरीफ साहब, कि आप मोटरवे सब से आप मुबैना तौर पर किकबैक लेते हैं और फिर ऑरेंज ट्रेन जैसी एक भयानक कर्ज लेके आप हमारे ऊपर मुसलत कर देते हैं 2035 तक, जिसका आपने सूद उतारना है, और आप उसका क्रेडिट लेते हैं कि आपने ऑरेंज ट्रेन चला दी। आपने ये ऑरेंज ट्रेन आवाम के ऊपर चला दी है, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका ये हमेशा नासूर लीग रोना रोती है कि हमने ये देखें मोटरवे बना दिए, मोटरवे बना दिए। 40 साल से ये लोग सिर्फ मोटरवे बेच रहे हैं और अब आके ऑरेंज ट्रेन बेच रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन वो है जिसका 2035 तक आपने सूद देना है सिर्फ। इससे ज़्यादा और बदनवानी और क्या होगी? मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसफ पख्तूनों के बारे में ये कहते दिखाई देते हैं कि ये अफ़गानी लोग हैं। यानी शानदाना गुलजार साहबा ने इस बात का जवाब दिया है कि मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसफ, तुम औरतों के कपड़े फाड़कर इस मनसब तक पहुँचे हो, हम तुमसे पहले के पाकिस्तानी हैं। ये हकीकत है कि जो लोग माफ़ी चाहता हूँ, जो लोग वाक़तन पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी कहलवाने का हक़ नहीं रखते, और जो साम्राज्य ताकतों के टट्टू हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते पाए जाते हैं। क्या बदनसीबी है यार इस मुल्क की कि फैसल वोडा जैसा एक 2 टके का आदमी, अब वो कभी कहता है कि इमरान खान के मैंडेट को मानना चाहिए, कभी कहता है कि इमरान खान को मैं मरने से बचाऊंगा, मैं उसकी जान बचाऊंगा, कभी वो कहता है कि इमरान खान को फांसी की सज़ा की बजाय उम्र कैद हो जाए तो अच्छा है। यार अब इस तरह के भौंकवैये आके जब टीवी पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस कौम की इससे बड़ी और क्या बदनसीबी हो सकती है यार, कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाला सबसे पहला ये शख्स था जिसका नाम फैसल वोडा है, और ये मुसलसल इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपता चला जा रहा है, और ये आए दिन सिर्फ एक पैगाम लेके आता है और बताना चाहता है कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे वो मुनीफ फ़ारूक, वो जो सहाफ़ती हेजड़ा है, वो कहता है कि इमरान खान को पता नहीं कि उसका पाला इस दफ़ा किससे पड़ा है। नहीं 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 नहीं, मुनीफ फ़ारूक, तुम्हें ये नहीं पता कि इमरान खान का पाला किससे, तुम ठीक कहते हो कि इमरान खान का पाला किससे पड़ा है। वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी से इस बात का जवाब ले लेना, वो तुम्हें बता देंगे कि इमरान खान का पाला किससे पड़ा है या किन का पाला इमरान खान से पड़ा है, वो तुम्हें इस बात का जवाब देंगे। मैं सोच ये रहा हूँ कि ये वक्त पलटना है, और आने वाले वक्त में मुनीफ फ़ारूक जैसे सहाफ़ती हेजड़े किस तरह से मुँह छुपाते फिरेंगे, और ये करेंगे क्या? आखिर में इनको पकौड़ों की दुकान खोलनी पड़ेगी। और आखिर में एक बहुत बड़ा ड्रामा इस वक्त शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, और वो ड्रामा ये है कि 2 सांडों की लड़ाई आपस में हो रही है। आपने देखा कि वो एक सांड ताहर अशरफी बैठा हुआ था सीट पर, और फजलुर रहमान ने आके धक्का देके उठा दिया उसको। क्या मनाजर हैं यार, ये हैं पाकिस्तान के उलमाए दीन। ये इनमें से कोई भी आलिम दीन नहीं है, ये सारे बदमाश हैं, ये सारे गुंडे हैं। ये मदारस में अपने बच्चे भर्ती करके ये उनके सर पर ये बदमाशी करते हैं। ये बात सच साबित हो गई ना कि आप ये देखें आपस में लड़ने, ये सारा ड्रामा है ताहर अशरफी को और फजलुर रहमान को आपस में लड़वाने का, या ये मदारस को आपस में लड़वा कर 26 नवंबर में होने वाले कत्ल से लोगों का ध्यान हटाना है। ये सब ड्रामा है, इसके पीछे मत जाइएगा। ये फ्रॉडिये हैं, ये 2 नंबर हैं, ये नौटंकी हैं, इनकी बातों के पीछे मत जाइएगा। फजलुर रहमान, चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि फजलुर रहमान का मौक़िफ़ ठीक है कि मदारस के हवाले से जो बिल दोनों ईमानों में पेश हो चुका और पास हो चुका, उस पर सदर जरदारी साइन क्यों नहीं कर रहे? ये है ना बात, कैसी अजीब बात है कि दोनों ईमानों से पास हो चुका तो क्यों नहीं हो रहा? मदरसों का या मदारस का कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि किसी ईमान में से भी। अभी तक के लिए इतना ही, चलिए बाकी बातें अगले व्लॉग में।